हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कैपेसिटर्स। ये एक बहुत ही कॉमन टर्म है जो हमारी डेली लाइफ में बहुत यूज़ होता है, जिसको कहीं कहीं पे हम कंडेंसर भी बोलते हैं, जो हमारे फैन वगैरह में यूज़ होता है। कंडेंसर नॉर्मली आपने इसके ऐसे साइन देखे होंगे, इस शेप में मिल जाता है साइन, हम इसका ये बनाते हैं। बहुत जगह इस शेप में भी ये हमको मिलता है छोटे डिवाइसेस में, और बड़े डिवाइस में जैसे हमारा फैन हो गया वो थोड़ा बड़ा इस तरह का कुछ रहता है ऐसा। इसको क्या बोलते हैं, कंडेंसर। तो यही हमारा क्या होता है, कैपेसिटर। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे, कैपेसिटर क्या होता है, कैसे बनता है, इसमें क्या प्रिंसिपल यूज होता है। बट उस सब से पहले हमको थोड़ी सी तैयारी करनी होगी अपनी, इसको अच्छे से समझने के लिए। तो देखते हैं आज की वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। आज के हमारे टॉपिक होंगे कंडक्टर एंड इंसुलेटर, बिहेवियर ऑफ ए कंडक्टर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। अब कैपेसिटर जो है वो कंडक्टर से बना है, तो पहले कंडक्टर को समझना बहुत जरूरी है। इन तीन टॉपिक में हम कंडक्टर्स के बारे में कुछ समझेंगे, कंडक्टर्स के बारे में समझेंगे, और फिर हम आएंगे अपने टॉपिक कैपेसिटर या कहें कैपेसिटेंस पे। कंसेप्ट ऑफ कैपेसिटेंस एंड इट्स प्रिंसिपल, टाइप ऑफ कैपेसिटर समझेंगे, और टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन, कैपेसिटर्स के क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, पैरेलल, सीरीज, सीरीज एंड पैरेलल, वट एवर विदा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले टॉपिक कंडक्टर एंड इंसुलेटर से। कंडक्टर एंड इंसुलेटर, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हेन एन एक्सटर्नल फील्ड इज अप्लाइड, दिस टाइप ऑफ सब्सटेंस अलो लार्ज स्केल मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू देम। इसका मतलब ये है कि जब हम कोई एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे, सपोज ये एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ पे कोई भी एक सब्सटेंस रखा हुआ है, सपोज ये एक रखा हुआ है, एक सब्सटेंस है कोई, तो अगर इसमें लार्ज स्केल मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का ठीक ठाक मूवमेंट हुआ किसी भी डायरेक्शन में, तो इसको क्या बोलेंगे, कंडक्टर। जिसके एग्जाम्पल हैं सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, ऑल द मेटल्स आर कंडक्टर्स। नॉर्मली होता क्या है, मेटल्स में मूवमेंट तो रहता है लेकिन वो रैंडम मूवमेंट रहता है इन ऑल डायरेक्शन। तो जो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इसको प्रोवाइड कराते हैं तो वो यूनि डायरेक्शन हो जाता है। तो वही डिसाइड करता है लार्ज स्केल मूवमेंट है कि नहीं है। अगर वो लार्ज स्केल मूवमेंट है, इसीलिए वर्ड यूज किया है लार्ज स्केल मूवमेंट। अगर ये सारे एक डायरेक्शन में हो जाएंगे तो लार्ज स्केल मूवमेंट हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देने से सबस्टांस के अंदर लार्ज स्केल मूवमेंट होता है इलेक्ट्रिक चार्जेस का, वो पॉजिटिव नेगेटिव जो भी है, तो उस सबस्टांस को हम बोलेंगे कंडक्टर्स। वहीं पे इंसुलेटर इनके अपोजिट होते हैं कि जब किसी सबस्टांस को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कराने पर भी कोई चार्ज ना हो, कोई मूवमेंट ना हो, नॉट अलो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, तो उसको हम बोलते हैं इंसुलेटर। या फिर ऐसे समझ लीजिए, कंडक्टर्स वो होते हैं जिनसे इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाए, इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाए। और इंसुलेटर वो होते हैं जिससे इलेक्ट्रिक करंट पास ना हो। तो ये हम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक समझने के लिए हमारे कंडक्टर्स ही यूज आएंगे। क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक करंट या फिर इलेक्ट्रिक चार्ज ही मूवमेंट नहीं करेंगे तो फिर तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो इंसुलेटर हमारे ज़्यादा यूज नहीं आने वाले। बट यहाँ पर इंपॉर्टेंस दोनों चीज़ों की है। ये ऐसा नहीं है कि अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कंडक्टर से करता है तो कंडक्टर ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे सपोज हमारे पास एक वायर है और ये कंडक्टर है, मेटल का बना हुआ है, तो ये हमारे यूज़ का है क्योंकि इससे इलेक्ट्रिक करंट पास होता है। एक हमारे पास प्लास्टिक है, इससे इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये हमारे काम का नहीं है। क्योंकि अगर हम इसके ऊपर इंसुलेटर ना चढ़ाएं या फिर इंसुलेशन ना करें इसकी, तो फिर हम इसको खुद यूज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये हमारे लिए ही हार्मफुल हो जाएगा। हम कैसे हैंडल करेंगे इसको। तो इसके ऊपर फिर हम क्या कवर करते हैं, इंसुलेशन, इसको बोलते हैं इंसुलेशन। तो इन दोनों को के कॉम्बिनेशन से ही हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक या फिर कहें इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलपमेंट कर पाए हैं। तो इन दोनों को समझना बहुत जरूरी है। तो ये समझ गए, एक बार फिर से देख लेते हैं कि कंडक्टर वो होते हैं जिनमें जब उनको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो उनके अंदर ठीक ठाक एक इलेक्ट्रिक चार्ज का मूवमेंट हो, और इंसुलेटर वो होते हैं जिनमें इलेक्ट्रिक चार्ज का मूवमेंट ना हो। तो ये यूज होता है चार्ज को पास कराने के लिए या करंट फ्लो के लिए। ये यूज होता है उस करंट फ्लो से खुद को बचाने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक, बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। अब ये तो हमने देख लिया है कि कंडक्टर जब
इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में रखेंगे तो उसमें मूवमेंट होगा, पर कैसे होगा, क्या होगा, ये थोड़ा देखते हैं। सपोज ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी इंटेंसिटी है ई इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में, और पहले ही बताया था वो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में, और सपोज हमने इसके अंदर एक कंडक्टर प्लेस किया, ये प्लेस किया, तो अब होगा क्या कि इस कंडक्टर के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज हैं, ये एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, और ये एक कंडक्टर है जो हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई में प्लेस किया है। अब हमें पता है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है तो इधर कहीं पे पॉजिटिव सोर्स रहा होगा चार्ज का, पॉजिटिव चार्ज सोर्स रहा होगा, क्योंकि तभी तो आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ। इधर नेगेटिव सोर्स रहा होगा कोई। तो अब इस कंडक्टर पे जो चार्जेस इंड्यूस होंगे तो वो कैसे होंगे, इधर अगर पॉजिटिव सोर्स था तो इस साइड कौन से चार्ज आएंगे, नेगेटिव, ये इंड्यूस हो जाएंगे, और इधर नेगेटिव सोर्स था अगर तो इस साइड कौन से चार्ज इंड्यूस होंगे, पॉजिटिव, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करते हैं। और ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक इनके जो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा जो कि इस डायरेक्शन में होगा। सपोज इसको लिख लेते हैं ई इंड्यूस, जब तक वो इसके ई के इक्वल ना हो जाए। तो उससे होगा क्या, सपोज एक पर्टिकुलर टाइम पे ई इंड्यूस जो है, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, वो ई एक्सटर्नल के इक्वल हो जाता है। तो इस कंडक्टर के अंदर ई इंड्यूस की डायरेक्शन ये है और ई एक्सटर्नल की डायरेक्शन ये है, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बचेगा, ई नेट क्या बचेगा, ई नेट होगा ई माइनस ई इंड्यूस, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं तो क्या आ जाएगा, जीरो। तो इसका मतलब क्या है कि जब भी हम किसी कंडक्टर को इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो। या फिर इसको ऐसे समझ लीजिए, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने एक कंडक्टर प्लेस किया तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो होगा इक्वल्स टू जीरो। अब हम देखेंगे इसका क्या क्या यूज हो सकता है। एक इससे ही मिलता जुलता टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। अभी पहले ये देख लेते हैं, जो अभी हमने देखा वो था कि अगर एक कंडक्टर रखा हुआ है ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। अब हमने पढ़ा था, वो हम पहले ही समझ चुके हैं पूरा इसका, इसके पीछे का मैथमेटिक्स, ई इक्वल्स टू माइनस डी वी बाई डी आर। अब अगर वी जीरो, ई जीरो है तो डी वी बाई डी आर क्या होगा, जीरो। अब किसी भी चीज का डिफरेंशिएशन जीरो कब हो सकता है, जब वो कांस्टेंट होगी। मैथमेटिक्स वाले पोर्शन में हमने ये पढ़ा था कि जब भी किसी चीज का डिफरेंशिएशन जीरो हो तो वो क्या होगी, हमेशा कांस्टेंट। तो यानी कि v जो है यहाँ पे कांस्टेंट है, कांस्टेंट। तो यहाँ से हमने ये कंक्लूड किया, अगर हम कोई भी कंडक्टर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा और पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या चीज़ है, इसको समझते हैं। अगर हम एक ऐसा कंडक्टर ले लें जिसके अंदर कैविटी हो, सपोज ये एक कंडक्टर है और ये अंदर से खाली है, ये जो है कैविटी है, ये खाली स्पेस है, तो इसके अंदर भी क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा और v क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो इसको हम ऐसे देख पा रहे हैं कि एक हमारे पास कंडक्टर था और उसके अंदर हमने ये सपोज ये एक कैविटी बना ली इस शेप की, तो उसके अंदर एक हमने ऐसा स्पेस क्रिएट कर दिया जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। यानी कि अगर हम कहें कि ये एक ऐसा स्पेस है जो हमने सील्ड कर दिया, यानी कि सील्डिंग कर दी इस स्पेस की, इस स्पेस की हमने सील्डिंग कर दी, किससे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड से। जो ये बाहर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है इसके, इसका अब इस स्पेस पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। या दूसरी भाषा में अगर इसको समझे, सपोज यहाँ हमारे पास एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है और हमें कोई चीज़ ऐसे रखनी है कि उस पर इसका प्रभाव ना पड़े, तो हम एक चीज़ रखेंगे जिसके अंदर एक कैविटी होगी। सपोज इसके अंदर ये एक कैविटी है। अब अगर हम अपनी किसी भी चीज़ को यहाँ पे प्लेस करते हैं तो उस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ई जीरो है। ऐसा हो तो नॉर्मल कंडक्टर के केस में भी रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो था जब भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में रख रहे थे, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो था, बट ये सॉलिड था तो यहाँ पे हम कुछ इसको यूज नहीं कर सकते ना, कैविटी को एज अ कैविटी यूज नहीं कर सकते ना। तो यहाँ पे इस जगह को हमने ऐसा बना दिया कि एक जगह जो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग करती है।
एक आपने एग्जांपल सुना होगा कि अगर हम कार के अंदर बैठे हुए हैं तो लाइटनिंग के केस पे पॉसिबिलिटी है कि अंदर कुछ भी इफेक्ट ना हो, क्योंकि जो कार है वो एक कंडक्टर की तरह बिहेव करेगी, कंडक्टर, और अंदर जो है ये कैविटी हो गई। अगर ये कैविटी होगी तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो। तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा लाइटनिंग की वजह से जो भी यहाँ बनेगा वो इस पे इफेक्ट नहीं होगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सेफ हो सकता है हीटिंग इफेक्ट की वजह से दिक्कत हो, हीटिंग इफेक्ट तो होगा ना, बट हीटिंग इफेक्ट से हो सकता है पूरी कार ही जल जाए, पर इलेक्ट्रिक शॉक नहीं होगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। तो ये था हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, और इसको एक नाम से और जानते हैं, उसको बोलते हैं फैराडे केज। क्या बोलते हैं, फैराडे केज। ये केज टाइप बना ली ना हमने, तो इसको बोलते हैं फैराडे केज। इस टेक्निक को हम कहाँ यूज करते हैं, अब हमारे पास एक बड़े सर्किट हैं और वहां पे हमें छोटे सेंसिटिव कंपोनेंट अगर हमारे पास हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो हाई इलेक्ट्रिक फील्ड से इफेक्ट हो सकते हैं, तो हम उनको एक केस में रख देते हैं, मेटल केस में रख देते हैं अंदर, तो वो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग की वजह से खुद को इलेक्ट्रिक फील्ड से बचा लेते हैं। तो यहाँ तक हमने कंडक्टर्स के बारे में जाना। आगे की वीडियो में हम देखेंगे कंसेप्ट्स ऑफ कैपेसिटेंस और कैपेसिटर के बारे में समझेंगे। थैंक यू दोस्तों।